Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बताइए कि अगर मेरा पैसा बचा हुआ होता तो इस बारे में तो सीआर चौधरी साहब को बोलना चाहिए। सीआर साहब का अगर बचा है और अगर हनुमान जी काम में ले रहे हैं तो उसके बारे में मैं कमेंट करने वालों में कोई नहीं हूँ, वो डिटेल्स मेरे पास नहीं है, मैं मेरी बात करती हूँ। तो ये सरासर गलत है उनका कहना। वो शुरू में ये कहा करते थे लैप्स हो गया, तो जब हमने उनका संज्ञान में लेकर आया कि एमपी लाइट का फंड लैप्स होता ही नहीं है, तब फिर उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी, बोले 5 करोड़ रुपए तो मैंने खर्चे। फिर उनको किसी ने याद दिलाया कि बीच में तो 5 साल का कार्यकाल सीआर चौधरी जी का था, तो बोले सीआर साहब के भी नहीं खर्च हुए थे, वो भी मैंने आकर के खर्चे। तो ये एक झूठ का पुलिंदा है वो जनता के सामने। साथ है नागौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा। आज इनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर में आए थे। पुष्कर में मंच से उन्होंने कहा था कि बहन ज्योति मिर्धा के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है। इसका कितना असर होगा वो आगे चुनाव। लेकिन नागौर की एक खासियत रही है, नागौर में सुशील चौधरी से जो सफ़र शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें केवल 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। यहाँ पर लगातार प्रत्याशी बदले जाते हैं। आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर परमानेंट प्रत्याशी बन पाएंगी? देखिए 3 बार अगर हुआ है तो चौथी बार भी हो ही सकता है ना, तो होगा। प्रत्याशी हर बार बदलते हैं, पिछले 9 प्रत्याशी बदले गए। आगे के आगे देखेंगे, अभी तो इस चुनाव की बात करते हैं। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। 2 पार्टियां सामने मिलकर के चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी चुनाव उठ नहीं पा रहा उनका। तो कहीं ना कहीं तालमेल का भी मुझे लग रहा है कि उनके दिक्कत आ रही है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में अभी वो दौरा कर रहे हैं वो अमूमन वही क्षेत्र हैं जहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं या जहाँ से उनका अच्छा उनको समर्थन मिला हुआ है किसी चुनाव में। हालांकि उनके जनरली सारे लोग छोड़ छाड़ करके चले गए, कोई कांग्रेस में चले गए, कोई बीजेपी में चले गए। लेकिन अगर कोई नेता जो अपने आप को एक गठबंधन का हिस्सा बताता है और वो सिर्फ अपनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी तक लिमिट होकर के रह जाता है, कायदा तो ये कहता था कि अब तक उनको बाकी की जो 24 सीटें हैं उन पर जाकर के प्रचार करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन वो यहाँ पर लिमिटेड है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। पिछले 4-5 दिन से एक चीज़ देखने को मिल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी मानने लगा कि राजस्थान में 8-10 सीटों पर टक्कर है। आप क्या मानती हैं? उसमें नागौर, चूरू, बाड़मेर, खास तौर पे इन 3 सीटों का नाम लिया जा रहा है। आप क्या मानती हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है अभी चूरू में प्रधानमंत्री जी मीटिंग करके आए थे, उसके बाद से जितने रुझान वहाँ से आ रहे हो तो बहुत पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है। बाकी हम हमारे चुनाव में व्यस्त हैं। और रही बात नागौर की, तो नागौर की सीट के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। हनुमान बेनीवाल से भी हमारी कल बात हुई थी, तो जो आरोप आप उन पर लगाते हैं उसी तरीके का आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस दौर में आप क्या कहना चाहेंगे? कि उन्होंने कहा कि जो कोटा लैब्स की बात है वो आप चेक कर सकते हैं। वो उन्होंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ कि उनके पास कोटा पड़ा रहा था, उनको पता नहीं रहा, भूल गई होंगी, लेकिन 5 साल में वो 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई और उन्हीं के नाम से खाता होता है, वो खाता ट्रांसफ़र नहीं होता है, दूसरा खाता खोला जाता है। और सीआर चौधरी साहब के खाते में थे, उसमें भी कुछ पैसे बच गए थे। आप क्या कहेंगी, वास्तव में पैसे बचे थे और वो पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, मैं क्लियर कर दूँ। 2-3 तरीके के आरोप लगाए उन्होंने। एक, उन्होंने बोला कि मेरी पार्लियामेंट के अंदर जो अटेंडेंस थी वो शायद 50% बताई थी उन्होंने। हाँ, अगर आप चेक करेंगे, पीआरएस की एक वेबसाइट होती है जिस पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, तो मेरी अटेंडेंस 93% है और उनकी अटेंडेंस 90% है। पहला जवाब। दूसरा जवाब जो उन्होंने मेरी डिग्री के बारे में बोला है कि पता नहीं शायद मैंने साउथ से कहीं से डिग्री ली है या क्या ली है, तो उसकी मैं प्रति जल्दी से आपको देने वाली हूँ और अभी इसके बाद में दे दूँगी। जो मेरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की जो डिग्री है और जो मेरा राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर जो मेरा रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध कराऊँगी। तीसरा मुद्दा जो उन्होंने एमपी लैड फंड के बारे में बोला, एक चीज़ कि एमपी लैड फंड का भी लैप्स नहीं होता। दूसरी चीज़, हमारे सैंक्शन निकालने में और उसकी टेक्निकल स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति निकालने का एक प्रोसेस होता है और ये लोगों ने पहले ही हमें समझा रखा था कि जितना आपका बजट हो उससे लगभग 10% ऊपर सैंक्शन करना चाहिए, क्योंकि कुछ विवाद में अटक जाते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, कहीं पे कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाती काम करवाने के लिए। तो मेरा जब पहले 2 साल का जो बजट था वो 2-2 करोड़ था, उसके बाद जो 3 साल का बजट था वो 5 करोड़ के हिसाब से आया, तो कुल मिला के 19 करोड़ का हुआ। मेरी तरफ से जो सैंक्शंस जारी हुई है वो लगभग 21 करोड़ की सैंक्शंस जारी हुई थी। उसमें कुछ सैंक्शंस रुकी होंगी, ऐसा नहीं है कि सब हुई होंगी, लेकिन मेरे से पहले डांगावास जी थे। डांगावास जी के भी लगभग 1.5 से 2 करोड़, और उस टाइम पे बहुत कम पैसे हुआ करते थे, 2 करोड़ रुपए होता था शायद जो एमपी लैड फंड का उनके टाइम पे भी।
तो उसमें से भी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास ऐसा बजट था जो मेरे पास में ट्रांसफ़र हुआ था। पर उसको ये नहीं कह सकते कि वो डांगाबाज जी का बचा हुआ प्रोजेक्ट था। जब आप नए आते हो, आपसे पूछा जाता है कि जो काम चल रहे हैं, जो काम रुके हुए हैं या जो अभी चालू नहीं हुए हैं और सैंक्शन निकली हुई है, उनको आप होने देना चाहते हैं या आप उनको रुकवाना चाहते हैं। ये भी डिस्क्रिशन नए एमपी का होता है। ऐसे में हमने ये डिस्क्रिशन लिया था डांगाबाज जी के टाइम पे कि जो काम उन्होंने सैंक्शन करे हैं उनको जैसा जारी रखा जाए और जो एजेंसी उन्होंने रख रखी है उसको करवाया जाए। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो हमारे एमपी लैंड फंड में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब रही बात कि नेताजी ने जो चीज़ बोली है, तो सिंपल है कि उनके और मेरे बीच में अपने CR चौधरी जी का 5 साल का एक कार्यकाल रहा था। अगर बताइए कि अगर मेरा पैसा बचा हुआ होता तो इस बारे में तो CR चौधरी साहब को बोलना चाहिए। CR साहब का अगर बचा है और अगर हनुमान जी काम में ले रहे हैं तो उसके बारे में मैं कमेंट करने वालों में कोई नहीं हूँ, वो डिटेल्स मेरे पास नहीं है, मैं मेरी बात करती हूँ। तो ये सरासर गलत है उनका कहना। वो शुरू में ये कहा करते थे लैप्स हो गया, तो जब हमने उनका संज्ञान में लेकर आया कि एमपी लैंड का फंड लैप्स होता ही नहीं है, तब फिर उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी। बोले 5 करोड़ रुपए तो मैंने खर्चे। फिर उनको किसी ने याद दिलाया कि बीच में तो 5 साल का कार्यकाल CR चौधरी जी का था, तो बोले CR साहब के भी नहीं खर्च हुए थे, वो भी मैंने आकर के खर्चे। तो ये एक झूठ का पुलिंदा है, वो जनता के सामने रखते हैं क्योंकि कुछ वास्तव मुद्दे नहीं है, इसलिए वो झूठे सच्चे मुद्दों को पब्लिक के सामने रखते हैं और इस तरीके की बातें बताते हैं। डिग्री की कॉपी, अटेंडेंस, ये दोनों वेरीफाइबल है, मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगी, लिंक भी आपको भिजवा दूँगी। चलिए, ये तो बात होगी आरोप प्रत्यारोप की। आज आपने सांगलिया धुनी पहुंचकर ओमदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है और कहीं ना कहीं से माना जा रहा है कि आप दलित वोटों पे सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं, दलित वोटों को जोड़ने का प्रयास करेंगी। साथ ही मुस्लिम वोटों के ऊपर भी आपकी नज़र है। क्या मानती है इससे कितना असर पड़ेगा और महाराज का कितना आशीर्वाद मिला? देखिए, ये तो हर आदमी का एक श्रद्धा होती है, वो कहाँ जाए, किससे आशीर्वाद ले, और ये हमारे संस्कार भी हैं पुराने। तो हम सभी जगह जाएंगे, जहाँ आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है आशीर्वाद लेंगे, जहाँ वोट मांगने की ज़रूरत है वहाँ जाकर के लोगों के बीच में वोट मांगेंगे। तो उसी संदर्भ में हम तो कहते हैं भाई हम सभी आए, जुड़े। हम तो नेताओं को भी जोड़ रहे हैं, तो पब्लिक को जोड़ना तो बनता ही है इसके अंदर। और हम चाहेंगे कि 36 कौम के लोग आकर के सपोर्ट करें, मोदी जी को सपोर्ट करें, सरकार बनाने में मदद करें, क्योंकि देश का भविष्य ये है। और इस भविष्य के साथ सब लोगों को, सब तबके के लोगों को जुड़ना ज़रूरी है, सब जाति धर्म के लोगों को जुड़ना ज़रूरी है। तभी जो एक सपना है हमारा, और ये सपना कोई मेरे लिए आपके लिए नहीं है, ये हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए है कि 2047 तक भारत विकसित हो। अगर भारत विकसित होगा तो हम सबके आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छी खबर ही है। तो उसके लिए सबको अपना अपना इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। चलो, ये थी डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जो नागौर से चुनाव प्रचार में व्यस्त समय में से निकालकर ओमदास जी महाराज का आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। और इनका कहना है कि भारत के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जनता क्या फैसला लेती है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, नागौर।